नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज पार्टी के बारे में, और यह इस सीरीज़ का हमारा 9th लेक्चर है। इसके पहले हम 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। स्वराज पार्टी की बात करें तो ये 1920 के दशक में एक प्रमुख जो है समाजवादी विचारक पर आधारित था। क्या घटनाक्रम उस समय रहा था राजनीतिक, हम सारा जो है समझेंगे हमारे इस वीडियो में, और बताना चाहेंगे कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मेंस एग्ज़ाम का, तो हमारा जो इस वीडियो में स्टडी मटेरियल है जो यूपीएससी एग्ज़ाम है उसके मेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन जो भी स्टेट पीएससी होता है, आप वहाँ पर मेंस एग्ज़ाम में हमारा स्टडी मटेरियल जो आंसर राइटिंग में है यूज़ हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव तो ऑलवेज अवेलेबल है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है उसको हम समझ रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। कई स्टेप्स में इसको हम समझ रहे हैं। मुख्य रूप से हमने इसमें 6 स्टेप्स को सम्मिलित किया है, और हम इन सभी के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। हमारे इसके पहले के लास्ट वीडियो में जो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण था 1907 से 17 के बीच में, इसकी हमने बात की है। जैसे कि हमने क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण को समझा है, हमने होम रूल आंदोलन को समझा है, जो लखनऊ समझौता हुआ था, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके बारे में बात करी, और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1917 में जो अपनी घोषणा की थी उसके बारे में हमने बात की है। अब अगर हम बात करें हमारे इस चैट वीडियो के जो हमारे स्लाइड है इसके अकॉर्डिंग, तो अब हमें गांधी युग पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम जो है सबसे पहले ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। 2 वीडियो में हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गांधी युग, क्योंकि गांधी इरा काफ़ी बड़ा है। गांधी जी के जो आंदोलन है काफ़ी बड़े और व्यापक है, और उनको हम काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो गांधी जी के ऊपर काफ़ी वीडियो आएंगे, इसलिए हमने इसको साइड में रखा। और वैसे भी आपको बताना चाहेंगे कि जो 5th और 6th नंबर के हम चरण पढ़ रहे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल घटित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर चलते हैं। तो हम सबसे पहले इस छोटी टॉपिक को कवर कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं और बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, क्या क्या हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है स्वराज पार्टी की स्थापना, समाजवादी मार्क्सवादी विचारों का प्रसार, क्योंकि इस समय पर ये जो है माहौल बन रहा था और ये विचारक जो है आ रहे थे कांग्रेस से भिन्न। और फिर हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, अर्थात इसका भाग 2 देखेंगे, जिसमें हम मुख्य क्रांतिकारी घटनाओं की बात करेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम केवल बात करने वाले हैं स्वराज पार्टी की स्थापना को लेकर। सब कुछ समझेंगे कि इसके कारण क्या थे, क्या इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, और किस प्रकार से यह आंदोलन धीमा हुआ। तो सारे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक नॉलेज, हम बेसिक इंट्रो ले लेते हैं, जो जनरली आपको हर कोई बता देगा। मार्च 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, कहीं कहीं पर जनवरी लिखा रहता है। ठीक है, 1923 आपको याद रखना है। प्लेस था इलाहाबाद, और इसके जो संस्थापक थे 2 व्यक्ति थे, एक थे देशबंधु चित्तरंजन दास और एक थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये एंड है। ओके, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है इसकी स्थापना करी थी, और जब स्थापना करी थी तो ये स्वराजी है। ठीक है, स्वराजियों, हम इसका मतलब आपको भी आगे बताने वाले हैं। जो स्वराजी परिवर्तन समर्थक थे के द्वारा असहयोग आंदोलन के बाद में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसके अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे, और सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू।
आई थिंक आपको अब ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो मेन चीज़ें जो हम फैक्ट एंड फिगर में याद रखते हैं, हर बुक्स में से पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी। अब हम इसकी जो है राजनीतिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टी स्थापना के मूल कारण क्या थे, क्यों ये पार्टी जो है स्थापित हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले हम पैरेलल कुछ घटनाक्रम समझाना चाहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी है कि किस प्रकार से 1916 में होम रूल आंदोलन आता है। इसके बाद जो है लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ समझौता होता है और मॉन्टेग्यू कुछ घोषणा करता है सुधारों को लेकर 1917 में, 20 अगस्त 1917 में। और इसकी घोषणा के बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1919 को पारित किया जाता है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया जाता है, जिसमें कि विधान परिषदों में चुनाव का उल्लेख होता है, क्योंकि इसके पहले जो भारतीय थे, जो उदारवादी थे, जो कांग्रेस का दल था, कंटिन्यू में मांग उठा रहा थे कि भैया हमें प्रतिनिधित्व दीजिए, भारतीयों को प्रतिनिधित्व दीजिए, जो भी व्यवस्थापिका है हमें इसमें प्रतिनिधित्व चाहिए, बहुमत चाहिए। तो इन सुधारों में जो 1919 में आया था, इसमें कुछ इस प्रकार की बातें ऐड थी। तो होता क्या है, अब ये वाली घटनाक्रम चलने के बाद हमें पता है, अभी हम क्योंकि गांधी राह हम बाद में पढ़ेंगे, तो 1920 में 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के कारण जो है 1922 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। अर्थात हम कहें कि गांधी, और फिर इसके बाद गांधी जी को कर लिया गया था गिरफ्तार। तो इसके कारण क्या है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो आंदोलनकारी है, उनका मनोबल थोड़ा टूट रहा था। उनका जिस चीज़ पे वो चल रहे थे, अपनी मांगों पर चल रहे थे, वहाँ पर कई विचारक उभर रहे थे कि क्या हम इस रणनीति को बदलें या हमें क्या करना चाहिए। तो इसी क्रम में जो है कांग्रेस का एक धड़ जो रहता है, जिसमें मुख्य रूप से रहते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये अपना कुछ अलग पक्ष रखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न था कि 1919 के एक्ट द्वारा जो घोषित विधान परिषद है, इसके चुनाव में भाग लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ठीक है, क्या था कि भैया ये चुनाव है, विधान परिषद के चुनाव में भाग ले कि हम चुनाव में भाग नहीं ले। तो कांग्रेस का एक धड़ था, जिसमें थे चित्तरंजन दास, CR दास, जिसमें थे मोतीलाल नेहरू, अजमल खान प्रमुख थे। तो इनका ये मानना था कि हमें चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम जब चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे तो अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करेंगे, और अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको अवरुद्ध करेंगे, हम उसको डिस्टर्ब करेंगे, जिससे कि उनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स है उसके ऊपर दबाव आएगा। लेकिन कांग्रेस का एक दूसरा धड़ ये मानता था कि नहीं, हमें चुनावों में हिस्सा नहीं लेना है। ठीक है, इसमें जो प्रमुखता से थे, जो नहीं वाले पे थे, तो वो स्पेशली वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और M.A. अंसारी प्रमुख थे कि अगर हमने इसमें हिस्सा लिया तो हम हमारे मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे, हम भी फिर कुछ समय बाद जो है अंग्रेजी समर्थन नीतियों की तरफ ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कांग्रेस में दो विचारक फिर से पनपने लगे। तो जो विधानसभा के पक्ष में थे कि नहीं, हमें विधान परिषद के चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन्हें कहा गया स्वराज्यो परिवर्तन समर्थक। ठीक है, उन्हें क्या कहा गया, स्वराज्यो परिवर्तन समर्थक कहा गया। और इसमें मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू, CR दास और अजमल खान का नाम आपको याद रखना है। CR दास मतलब चित्तरंजन दास। जबकि कांग्रेस का दूसरा पक्ष जो इसके पक्ष में नहीं था, उनको क्या कहा गया, तो आपको याद रखना है, उनको परिवर्तन विरोधी कहा गया। और इसमें मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी और M.A. अंसारी प्रमुख थे। अब होता है 1920 का गया का अधिवेशन। हमें पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर वर्ष जो है सम्मेलन, अधिवेशन किसी न किसी शहर में आयोजित किए जाते थे, और उसमें पर्टिकुलर कोई एक अध्यक्ष होता था। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कांग्रेस के धड़, ये कांग्रेस में ही सम्मिलित सदस्य थे, जो दो विचारों में इनमें मतभेद चल रहा था। तो 19 से 20 का समय आता है, और इसके अध्यक्ष जो 1920 नहीं है, ये 1922 है। 1922 का अधिवेशन। ठीक है, तो जो ये 1922 का अधिवेशन होता है,
इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसलिए इसको फिर से नोट डाउन कर देते हैं। ये गया में होता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं चितरंजन दास, अर्थात CR दास बनाए जाते हैं। और चितरंजन दास जो होते हैं विधान परिषद है इसका स्वरूप परिवर्तित करने या समाप्त करने हेतु प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है, क्या प्रस्ताव पारित करते हैं कि हमें विधान परिषद में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रस्ताव पारित करते हैं। और परिवर्तन विरोधी खेमे के जो बहुमत होता है उसके कारण जो प्रस्ताव होता है वो नामंजूर हो जाता है, क्योंकि चितरंजन दास तो विधान परिषद के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के पक्ष में थे। तो क्या होता है, जब प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं जिसको नाम देते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, या हम इसको जनरली स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो स्वराज पार्टी स्थापना के मूल कारण यही था। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि 1919 में जो भारत शासन अधिनियम पारित होता है जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसके अंतर्गत जो विधान परिषद है उसमें चुनाव में भाग लिया जाए या न लिया जाए, तो इसके जो गतिरोध आता है इसके फलस्वरूप मोतीलाल नेहरू और CR दास कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और अपनी नई पार्टी बनाते हैं 1923 में, जिसको नाम है स्वराज पार्टी। और क्रमशः ये जो होते हैं चितरंजन दास अध्यक्ष बनते हैं और स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू जो है सचिव बनते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो सिनेरियो क्लियर हुआ होगा। अब स्वराजी परिवर्तन समर्थक की हम बात कर लेते हैं कि क्या था। तो ये जब ये चाह रहे थे कि हमें विधान परिषद में चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो ये अपने तर्क दे रहे थे कांग्रेस के अन्य सदस्यों को कि देखो हम जो व्यवस्थापिका है स्वभाव तक ले जाकर, ये सभाएं हैं, ठीक है, स्वभाव नहीं है, सभाओं तक ले जाकर सरकारी प्रस्ताव का विरोध करेंगे तथा सरकारी मशीनरी के कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अर्थात हम एक ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और बाद में अपनी हरकतों से उनको परेशान करेंगे। उन्होंने तर्क दिया था कि विधान परिषद में प्रवेश से असहयोग आंदोलन की प्रवृत्ति में अवरोध नहीं आएगा अभी तो, हाँ, और इससे क्या होगा, आंदोलन जो है और प्रभावी बनेगा। और परिवर्तन विरोधी जो थे उनका ये तर्क था कि संसदीय कार्य में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम हमारे मूल उद्देश्य से विचलित हो जाएंगे, अर्थात हमारे जो रचनात्मक कार्य है वो उपेक्षित होंगे, क्योंकि वो स्वदेशी का बढ़ावा दे रहा था। विरोधी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी कई नीतियों पर विरोध कर रहे थे और संघर्षरत व्यक्ति का मनोबल गिरेगा तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। तो ये इनका मत था। विधायकों के रूप में विधान परिषद में प्रवेश करने वाले लोग कालांतर में प्रतिरोध की राजनीति छोड़ देंगे तथा धीरे धीरे उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाएंगे, अर्थात उनके खेमे में चले जाएंगे। इनको डर था तो इन्होंने ये तर्क दिया। विधान परिषद से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से हम जनता को सविनय व अज्ञा आंदोलन के दूसरे दौर के लिए तैयार करेंगे। तो ये इनका एक पक्ष था। तो इस प्रकार से ये अपने पक्ष रखते हैं। हालांकि 1922 में जब सफलता नहीं मिलती है वो गया अधिवेशन में, तो पार्टी में से क्या होता है, कुछ व्यक्ति स्वराज पार्टी का गठन कर लेते हैं। अब होता है 1923 का दिल्ली अधिवेशन। ठीक है, फिर से कांग्रेस का अधिवेशन होता है, 1 साल बाद दिल्ली में होता है और इस समय जो इसके अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद। इन्हें सबसे युवा अध्यक्ष होने का खिताब हासिल है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, तो वो है अबुल कलाम आज़ाद और वो है दिल्ली अधिवेशन में बनते हैं। चलिए, तो इसमें कांग्रेस ने विधान परिषद में प्रवेश के कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इनके साथ एक जो है पास्ट की ट्रेजेडी थी कि जब विचारों में मतभेद होते हैं तो किस प्रकार से 1907 का सूरत अधिवेशन जब हुआ था उदारवादी और अतिवादियों में, तो हम भी उस घटनाक्रम के शिकार ना बन जाए जिससे हमारे आंदोलन, हमारा उद्देश्य विचलित हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, कांग्रेस ने विधान परिषद में प्रवेश के कार्यक्रमों को ये स्वीकार कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, तो ये इस दिल्ली अधिवेशन की मुख्य विशेषता है। नवंबर 1923 अब होते हैं चुनाव। ठीक है, चुनाव होते हैं और जो स्वराज पार्टी होती है उसको काफ़ी सफलता हासिल होती है। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर इनको जो होती है विजय प्राप्त होती है और मध्य प्रांत में इनको स्पष्ट बहुमत मिलता है। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हैं तथा उत्तर प्रदेश और बम्बई में बहुत अच्छी इनको सफलता मिलती है।
ठीक है। अगर हम बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्वराजी होते हैं, स्वराजी मतलब स्वराज पार्टी के फेवर वाले ने जिन्ना के नेतृत्व में, अब जिन्ना की एंट्री हो जाती है यहाँ पर, जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी कुछ व्यक्तिगत विधायकों जैसे मदन मोहन मालवीय इत्यादि के साथ मिलकर साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करते हैं। अब क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें होती है तो ये अब काम करते भी है। ठीक है, ये कई बार क्या होते हैं, बजट को अस्वीकृत कर देते हैं, रोड़ा अटकाते हैं, अपनी मांगों को लेकर जो है पुरजोर जो होते हैं विरोध प्रदर्शन करते हैं। जब 1928 में सेफ्टी बिल आता है तो उसका विरोध करते हैं। इस प्रकार से कई ऐसे घटनाक्रम करते हैं जिससे अंग्रेज क्या होते हैं, फिर से दमनकारी नीति अपनाने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर 1914 में अंग्रेजों द्वारा अनेक स्वराजी और कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सुभाष चंद्र बोस, अनिल बरन तथा एमसी मित्र प्रमुख हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अब राजनीति में जो है दूसरे भी चेहरे आ रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी सफलता भी है। और आपको एक क्वेश्चन याद भी रखना है कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसका कांग्रेस का गठन हुआ था, तब से जब वो प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा था तो वक्त के साथ प्रतिनिधित्व दिया जाता है, और इसमें जो है विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष भी निर्वाचित होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब स्वराज पार्टी का कुछ समय बाद पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। ठीक है, तो इसके क्या होता है, क्या रीज़न होता है, तो 1924 के अंत तक सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। सांप्रदायिकता तथा उत्तरदायित्व या प्रतिरोध के मुद्दे पर जो राज्यों के खेमे विभाजन, इसके लिए मतलब जो राज्य मतलब जो स्वराजी होते हैं, ठीक है, जो स्वराज पार्टी है यहाँ पर, इसका मतलब स्वराजियों हैं, स्वराजियों समर्थक से या स्वराज पार्टी में विभाजन होने लगता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के पतन का कारण ही उसका टूटना होता है, तो इसमें विभाजन होने लगता है। 16 जून 1925 को सी आर दास की मृत्यु हो जाती है, जिनके नेतृत्व में ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। लगभग एक दो साल बाद जो उनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तरदायित्व की अवधारणा के जो समर्थक होते हैं लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर, वो मोतीलाल नेहरू का विरोध करते हैं। ठीक है, कुछ मुद्दे को लेकर मोतीलाल नेहरू से वह असहमत होते हैं और उसको मांसाहारी तथा हिंदू विरोधी बताते हैं, हिंदू हितों का ये विरोधी है। इस प्रकार से उनके कुछ चीज़ें रहती है जिसके कारण क्या होते हैं, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय भी पार्टी को छोड़ देते हैं, स्वराज पार्टी छोड़ देते हैं। मतलब एक समय ऐसा आया था कि असहयोग आंदोलन के बाद जो स्वराज पार्टी का जब गठन किया गया था तो बहुत बड़े बड़े लोग इसके जो है सदस्य बने थे। अब ये पार्टी छोड़ देते हैं। स्वराज पार्टी के खेमे ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति फिर से अपनी आस्था प्रकट करते हैं तथा 1926 में विधानमंडल में भाग न लेने का फैसला करते हैं। अर्थात विधानमंडल में भाग लेने के मुद्दे पर ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और कालांतर में कुछ समय ऐसा आता है लगभग 2-3 साल बाद कि उसी स्वराज पार्टी के आधा खेमा बोलता है कि अब हमें चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, और आधा भाग बोलता है कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। तो इससे भी क्या होती है, इनका पतन का एक बहुत मेन कारण है। तो ये बोलते हैं कि नहीं, अब हमें भी विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सोचना चाहिए। जबकि दूसरा खेमा 1926 का जो चुनाव होता है उसके चुनाव का समर्थन करता है। ठीक है, लगभग 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। अब 1930 के फिर कालांतर में होता है, 1930 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, लाहौर में जो अधिवेशन होता है 1929 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। पारित प्रस्ताव तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के झगड़े के कारण स्वराज पार्टी जो है विधानमंडल का दामन छोड़ देती है। मतलब जिसके कारण वो पार्टी बनी थी, आने वाले समय में वो पार्टी जो होती है फाइनली विधानमंडल का दामन छोड़ देती है। तो ये इसकी पतन के प्रमुख रीजन होते हैं। अब चलो, हमने स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसकी उपलब्धियां देखते हैं कि इसने क्या कार्य किए, क्या इसकी उपलब्धियां रही। तो गठबंधन के जो सहयोगी होते हैं उसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी ने कई बार सरकार के विरुद्ध मतदान किया। ठीक है, ये बजट को प्रत्येक वर्ष अस्वीकृत कर देते थे। ठीक है, ये अस्वीकृत है, ये क्या करते थे, प्रत्येक वर्ष अस्वीकृत कर देते थे, जिससे वायसराय को विशेष अधिकार से बजट पारित करना पड़ता था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का वास्तविक चरित्र जो है उजागर हुआ। स्वशासन जो स्वशासी है, ये नागरिक, ये स्वशासन आ गया। जो स्वराज पार्टी है,
जो स्वराज पार्टी है वो नागरिक स्वतंत्रता तथा औद्योगिकरण के समर्थन में जो होता है सशक्त भाषण देती है। 1925 में इनकी एक और विशेषता होती है कि विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष जो है चुने जाते हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पारित नहीं होने देते हैं। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के खोखलेपन को भी उजागर किया और स्वराज पार्टी ने सर्वोत्तम उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। क्या करा इसने? गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया और फिर बाद में आते भी है। 1924 में इनकी मांग के कारण 1923 के अधिनियम की समीक्षा हेतु मुंडी मैन कमेटी नियुक्त की जाती है। 1919 है ये, ठीक है। 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु मुंडी मैन कमेटी जो है गठित की जाती है और 1925 में सेना के भारतीकरण के लिए गठित जो स्क्रीन कमेटी होती है उसमें मोतीलाल नेहरू को जो है सदस्य बनाया जाता है। तो ये प्रमुख उपलब्धियां होती है जो स्वराज पार्टी के द्वारा की जाती हैं। अब हम बात करते हैं परिवर्तन विरोधियों के रचनात्मक कार्य। ये हम जो पढ़ रहे हैं स्वराज पार्टी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब एक हमने स्टार्टिंग में बताया था कि स्वराज पार्टी के भिन्न एक परिवर्तन विरोधी खेमा था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, श्री राजगोपालाचारी थे, एम ए अंसारी जैसे व्यक्ति थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो इसके अलावा ये भी कुछ रचनात्मक कार्य कर रहे थे। देश भर में इन्होंने कई खादी आश्रमों की स्थापना की, अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफ़ी प्रयास किए, अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया, शराब, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तथा बाढ़ पीड़ितों की सहायता जैसे कई कार्यक्रम इन्होंने संचालित किए। बारदोली सत्याग्रह आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जहाँ पर सरदार की उपाधि दी गई थी। तो वो भी जब तक ये काम वो कर रहे हैं, मतलब ये व्यक्ति यहाँ पर वो काम कर रहे हैं रचनात्मक। फिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने क्या करा? आधार स्तंभ की भूमिका निभाई। एक बैकग्राउंड जो है इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर ये तैयार कर रहे थे। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में हमने बात करी स्वराज पार्टी की। अब हम इसके बाद जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम बात करेंगे समाजवादी मार्क्सवादी विचारों के प्रसार की और क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण की, जिससे ये वाला जो हमारा स्टेप है कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे गांधी युग की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गांधी युग, तो हम इसे आराम से डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो तुरंत हमारे चैनल को फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। Thanks for watching and have a nice day.